तो आज का अपना लेक्चर क्या रहेगा बेटे? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? एक से ज्यादा वेव का मिलन। शादी ब्याह में जैसे होते हैं ना, सारे फैमिली मेंबर मिलते हैं तो सारे डिस्कस करते हैं भाई क्या हाल चाल है, क्या नहीं है। चाहे किसी पार्टी में हर पर्सन को आप वेव कंसीडर कीजिए, एवरी पर्सन ट्रीटेड एज ए वेव। और जब वो सारे मिलते हैं तो सब एक दूसरे के, लेकिन उस पार्टी में सारे के मिलने के कारण क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसी तरह से यहां भी हम लोग स्टडी करेंगे कि एक से ज्यादा वेव जब दो मिलते हैं देन व्हाट हैपेंस। वेव का अपना नेचर चेंज नहीं होगा। जिस तरह से पर्सन है, जैसे पार्टी में जाता हूं तो आपसे मिलने के कारण मेरा कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। ये जो कैरेक्टर y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, ये क्या है? इस वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये मिलने के कारण, दो वेव का मिलने के कारण इसका अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में जिस तरह से कोई भी आदमी मिलता है तो उसका जो पर्सनल क्वालिटी है, 5 साढ़े 5 फीट का लंबा है, गोरा है, हेल्दी है, जो भी है वो तो चेंज नहीं हो रहा। वहां का एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। जब मोर देन वन पर्सन मिलते हैं तो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। आदमी का कैरेक्टरिस्टिक सबका सेम है। सिमिलरली यहां भी क्या होगा कि एक से ज्यादा वेव जब मिलेंगे तो इस वेव का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। वेव का कैरेक्टर करने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका फेज, ये सारे क्या है? वेव के कैरेक्टर है, वो चेंजेस नहीं आएंगे। तो जिस तरह से पार्टी में हर पर्सन का अपना कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, उस पार्टी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। सारे लोग हंसी खुशी से मिल रहे हैं, एक अच्छा गेट टुगेदर होता है, एक अच्छे पार्टी डांस होते हैं, एवरीवन एंजॉय। तो यहां पे क्या होगा? जब दो वेव मिलेंगे तब क्या होगा? तो यहां पे क्या होता है? मान लीजिए कोई पार्टिकल है P, फॉर एग्जाम्पल एयर पार्टिकल कोई है, ठीक है। अब ये वेव गया तो ये इस पार्टिकल को क्या करेगा? ध्यान से सुनिए, ये तो वेव कंटिन्यू चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा। इधर से कैसे होता है? वीडियो आप देखते हो ना, कंटिन्यू वेव ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये जो पार्टिकल P है, इस पार्टिकल को क्या करेगा? ये ऊपर, जैसे ये नीचे अभी आ रहा है तो नीचे लेके आएगा। यदि ऊपर ये वेव जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर लेके जाएगा। तो इस पार्टिकल को एक इंडिविजुअल वेव क्या कर रहा है? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। ये वेव गया, यहां पर एयर पार्टिकल है, क्या किया? ये नीचे ले गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो कंटिन्यू आ गया ना, ये फिर आगे वाला ये पहुंच के फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या कर रहा है? जो पार्टिकल्स हैं, इस वेव के कारण इंपैक्ट क्या हो रहा है? जो एयर पार्टिकल्स हैं, जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा वो पार्टिकल्स, वो क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन, जिसको कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ये वेव चलते रह रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसके कैरेक्टर में चेंज नहीं आ रहा। हो क्या रहा है? जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक जैसा स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे यहां पे है, और ये वेव गया तो इसको नीचे लेके गया, फिर यहीं पर यही वेव जब ऊपर जाएगा तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। यानी अपने ही पोजीशन पर क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब दूसरा वेव के कारण क्या होगा? जैसे आप इमेजिन कीजिए, दो पर्सन मिले, एक हेल्दी पर्सन, एक कमजोर आदमी, दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि क्या थोड़ा कोशिश करता है, अपना स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए जोर से दाबने की कोशिश करेगा। तो जो कमजोर रहेगा इस तरह से उसका इंपैक्ट आएगा, और वो थोड़ा मुस्कुराएगा, उसको मजा आएगा कि। तो सेम चीज यहां भी होगा। क्या होगा? जब ये पार्टिकल्स जो हैं, ये पार्टिकल को क्या करे? जब वेव नीचे जाएगा तो ये नीचे अपने पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब दूसरा जो वेव आएगा तो या तो हो सकता है दोनों वेव पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में नीचे लेके जाए, यदि ये भी नीचे जा रहा होगा तो, या एक ऊपर जा रहा होगा वेव, दूसरा नीचे जा रहा, तो कह रहा है कि नहीं, जो मजबूत वेव रहेगा 5 मीटर ऊपर लेके गया, और जो कमजोर हुआ 2 मीटर नीचे लेके आया। नेट डिस्प्लेसमेंट 5 - 3 2 मीटर। यानी अपोजिट में एक कहेगा कि नहीं, हम मैं ऊपर लेके जाऊंगा,
दूसरा जो कहेगा मैं नीचे लेकर आऊंगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा नेट डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा, या दोनों सेम डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा वेव मिल रहा है तो इसके पार्टिकल्स के मोशन पर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसके पार्टिकल के मोशन पर इंपैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह से पार्टी में एनवायरमेंट चेंजेज हो गए, सारे लोग गेट टुगेदर करने से हंसी मजाक किए, तो एनवायरमेंट वहां का आसपास का सोसाइटी चेंजेज हुआ। सिमिलरली यहां इस पार्टिकल का मोशन में चेंजेज आएंगे। दो मान लो एक और पार्टिकल होगा और चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन चेंजेज क्या होगा? पार्टिकल का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, हो सकता है पहले 5 मीटर पर जाता होगा, दूसरा या उसको अपोज किया तो 2 ही मीटर जाए एक डायरेक्शन में, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, एक से ज्यादा वेव जब मिल रहा है तो क्या इंपैक्ट हो रहा है? पार्टिकल का मोशन जो है किसी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके मोशन नेट मोशन में डिफरेंस आएगा। अब इस चीज को, इस स्टेटमेंट को बाय मैथमेटिक्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाउ टू एक्सप्लेन? आप ऑलरेडी पढ़े हो कि जैसे रेजिस्टेंस में जब एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स रहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते थे? सुपरपोजिशन। चार्ज में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है एक से ज्यादा चार्जेस का, तो वहां क्या करते हैं? E1 प्लस E2 प्लस E3, हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सारे को ऐड करते हैं। ये ऐड किस थ्योरम से कर रहे हैं? सुपरपोजिशन। क्या वर्ड यूज किए थे? सुपरपोजिशन थ्योरम से एक से ज्यादा जैसे वोल्टेज सोर्सेज हैं तो एक सोर्स का निकाल लेंगे, फिर दूसरे के कारण निकालते हैं। चार्जेज में भी हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक से ज्यादा चार्जेज यदि हैं और सारे कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम बाय सुपरपोजिशन थ्योरम से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते हैं। तो जो क्वांटिटी ऐड करते हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए? लिनियर। दैट इज द कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन। यहां भी वही काम करेंगे, एक से ज्यादा वेव मिलेंगे तो हमको नेट इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। क्या करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करेंगे। जैसे मान लो यहां पर ये y1 डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन बता रहा है, एक वेव है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये दूसरा वेव लिए है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इस पार्टिकल का हमको देखना है क्या मोशन हो रहा है। क्या करेंगे? यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके हम क्या करें? मान लेते हैं इस पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। एक 2 से ज्यादा वेव होंगे तो y3 भी आ जाएगा, 3 से ज्यादा होंगे y4 भी आ जाएगा। सारे इंडिविजुअल के कारण देखेंगे क्या इंपैक्ट पड़ा, सारे को ऐड कर देंगे। एडिंग प्रोसेस किससे हो रहा है? सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन जैसे किसी भी सर्किट है, सर्किट में एक से ज्यादा ये R1 दे दिया, ये R2 दे दिया, ये वोल्टेज सोर्स V1 दे दिया, ठीक है, एक यहां V2 सोर्स दे दिया और आपसे कहता है फाइंड द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं? हर इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स के कारण करंट निकाल लेते हैं बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, दोनों को ऐड कर देते हैं। सिमिलरली यहां भी क्या करेंगे? हर पार्टिकल के कारण देखेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको ऐड करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब उसका बिहेवियर लिनियर करने का मतलब एक इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज किया, डिक्रीज किया तो दूसरा भी डिक्रीज किया। लिनियर बिहेवियर उसी को बोलते हैं। यदि इनपुट x दे रहे हैं, x को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट भी इंक्रीज होना चाहिए। इनपुट x को घटा रहे हैं, आउटपुट भी डिक्रीज करना चाहिए। तो वो सिस्टम किस तरह का बिहेव करेगा? लिनियर सिस्टम जैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर यदि इस पार्टिकल का नेट हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर हम उसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा तब एक्सप्रेशन? A1 sin ओमेगा t प्लस kx1 और प्लस A2 sin ओमेगा t प्लस kx2। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। राइट बेटे, चलो यहां तक समझ में आया। चलो इसको मिटाता हूं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
के क्या हो गया, कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा, सारे टर्म को अंडरस्टैंड। A1 क्या हो गया, दिस एम्पलीट्यूड, इसको A1 बोलते हैं। A2 क्या हो गया, यहां पर इस पार्टिकल, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड, ये सारे टर्म क्लियर होना चाहिए। X1 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। और पूरा ये क्वांटिटी क्या बताता है, फेज। पूरा क्वांटिटी क्या बताता है, फेज क्या है इस वेव का, कहां से शुरू हो रहा है, किधर जा रहा है, फेज यही बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। और ये देखा जाए तो ध्यान से समझने का क्या है, ये क्या दिया, वेव इक्वेशन y1, y2 क्या दिया, वेव इक्वेशन दिया, y क्या दिया, पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो y जो दिया, ये क्या दिया, पार्टिकल का SHM, पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिया। किसके कारण, दो वेव जब मिल रहे हैं तो उस पार्टिकल पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड, ये हो गया वेव इक्वेशन, ये क्या हो गया, वेव इक्वेशन। वाई क्या हो गया, किसका इक्वेशन हो गया, पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया। ठीक है बेटे, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि ये जो पार्टिकल दोनों ऐड किए, अब इस जो पार्टिकल का जो y है, इक्वेशन जो है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा y डायरेक्शन में, नेट एम्पलीट्यूड, ये तो पूरा एक्सप्रेशन हो गया ना। इंडिविजुअल यदि इसका पूछो तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, आप क्लियरली बोल दोगे सर A1 होगा। यहां पर पूछो इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, आप क्लियरली बोलोगे A2 होगा। यहां पर पूछो y का एम्पलीट्यूड क्या है, क्या बोलोगे, A1 प्लस A2 कि A1 माइनस A2 कि A1 इंटू A2। यही हम निकालेंगे क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या करना है। अब मैं क्या आपसे पूछा हूं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस नेट, जो पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या एम्पलीट्यूड होगा, A1 प्लस A2 होगा कि A1 माइनस A2 होगा कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि दोनों डिवाइड होंगे, क्या होंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका ट्रिक क्या है कि क्या करेंगे, पहले हम लोग कि दोनों का जो वेव इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों का ये फेज डिफरेंस क्या है, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है। यदि मान लो सेम फेज में, सेम फेज करने का मतलब क्या हो गया, वेव एक साथ नीचे गए एक साथ ऊपर आए, सिंक्रोनाइज वेव में चला। यदि सेम फेज कहता हूं दोनों का है तो व्हाट हैपेंस, एक साथ दोनों चले, नीचे गोता लगाए और एक साथ ही उठ रहा है, तब तो आप बता दीजिए कि A1 प्लस A2 होगा सर। कब, जब सेम फेज होगा। यदि अपोजिट फेज होगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तब कहोगे सर दोनों को एम्पलीट्यूड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे का मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई, फेज डिफरेंस पाई। तो यानी फेज डिफरेंस क्या बता रहा है कि नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा। फेज डिफरेंस से ही हम पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन का। तो ये तो समझ में आया कि फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। विदाउट फेज डिफरेंस वी कैन नॉट फाइंड व्हाट इज द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द वाई नेट, वाई नेट। इसका क्या होगा, हम बिना फेज डिफरेंस के नहीं बता सकते हैं। सिंपल बताया, सेम फेज एक साथ गया, यानी इंपैक्ट क्या करेगा पार्टिकल पे, एक साथ या तो ऊपर ले जाएगा, एक साथ नीचे लेके आएगा।
और दोनों का एम्पलीट्यूड जो होगा दोनों ऐड करेगा, उतना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। एक जैसे ऊपर जा रहा है उधर से एक उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, क्या करे, एक दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी फेज डिफरेंस दैट डिसाइड यू व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ नेट एम्पलीट्यूड ऑफ वाई नेट। क्योंकि एम्पलीट्यूड हमें मालूम करना वेव ऑप्टिक्स में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही सारा डिसाइडिंग फैक्टर है। मेरी आवाज तेज है, यहां से भी वेव निकल रहा है, और मेरी आवाज तेज है कि कम है, वो कौन डिसाइड करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कलर डेंस है, गहरा है, फीका है, वो सारा एम्पलीट्यूड से ही डिसाइड होने हैं। जैसे बोलते हैं ना ब्राइट कलर, इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, जो देखेंगे हम लोग। तो कि वेव में एम्पलीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है, उसी से सारा डिसाइड होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे, राइट। इसको मिटा देता हूं मैं। तो क्या करने जा रहे हैं, जो रिजल्टेंट वेव पार्टिकल का जो नेट वेव इक्वेशन है, उसका नेट एम्पलीट्यूड, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है, जैसे अब इसको सिंपली हम लोग थोड़ा डायग्राम को इस तरह से समझ लें। जैसे मान लीजिए ये सोर्स एस है, S1, ये सोर्स S2, दो सोर्स है, राइट। इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई दो सोर्स है, दो सोर्स में दो मोमबत्ती जला दीजिए ओम करके। क्रिश्चियन वो जाते हैं चर्च में मोमबत्ती लेकर, ठीक है। तो दो सोर्स है, दो मोमबत्ती जला दिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैं सेम रख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी इज हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेम फ्रीक्वेंसी का हम देखें, सेम फ्रीक्वेंसी इसलिए रखते हैं कोहेरेंट वेव के लिए। कोहेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि कोहेरेंट का मतलब कि क्या होगा, दोनों का फेज डिफरेंस जीरो होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। कंडीशन वो सारा देखेंगे कि कोहेरेंट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जो एक से ज्यादा सोर्स के कारण, एक से ज्यादा सोर्स होना चाहिए कोहेरेंट के लिए। कोहेरेंट का तभी वो पॉसिबल है जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। उसके लिए देखेंगे क्यों होगा, सारा चीज हम लोग देखेंगे। वाई यू आर टेकिंग सेम फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखा, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड A1 कंसीडर किया, इसका एम्पलीट्यूड A2 कंसीडर किया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, यहाँ इस सोर्स से जो वेव निकलेगा उसको Y1 से कंसीडर किया, A1 साइन ओमेगा t प्लस x1 दे दिया, ठीक इक्वेशन। दूसरा सोर्स जो यहां से जो वेव निकल रहा है, यहां से जो वेव, इसका जो वेव निकला है, उसका इक्वेशन क्या हो गया, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। अब t टाइम में मान लो कि ये t टाइम में x1 डिस्टेंस ये गया, और t टाइम में ही ये x2 डिस्टेंस पहुंचा, यहां पर कोई पार्टिकल है, इसका क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू हो जाएगा, SHM, राइट। यहां पर डायग्राम से मैंने जानबूझ के x2 को ज्यादा रखा हूं, थोड़ा सा डेरिवेशन में आराम रहेगा, तभी तो पता चलेगा किसका फेज डिफरेंस ज्यादा कम है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इट मींस फेज डिफरेंस ज्यादा, उसका फेज ज्यादा होगा, क्योंकि y2 प्लस kx2, y2 तो सेम, जो भी होगा x1 x2 से ही डिसाइड होगा किसका फेज ज्यादा कम है। और इक्वेशन क्या आ गया मेरा, y नेट, ये जो पार्टिकल है, ये दोनों को सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों वेव इक्वेशन को ऐड कर दिए, A1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, A2 साइन ओमेगा t प्लस kx2।
नेट वेव इक्वेशन दिया। अब क्योंकि इंटरेस्ट हूं कि वेव इंटरफेरेंस ऑफ वेव में नेट एम्पलीट्यूड निकालने जा रहा हूं, यानी आई एम नाउ इंटरेस्टेड कि व्हाट इज द AR, जो सिंपल हार्मोनिक के मोशन कर रहा है दोनों के कारण, इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अभी मैंने बताया कि ये एम्पलीट्यूड किस पर डिसाइड करेगा, फेज डिफरेंस पर। तो फेज डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, फेज डिफरेंस, जिसको कि हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करेंगे। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि इसको ज्यादा लिया, इसका फेज ज्यादा है, यानी ये दिस माइनस दिस, पूरा ये टर्म फेज बताता है। तो यहां पर फेज डिफरेंस क्या हो गया, फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन। व्हाट इज फाई टू हियर, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, और फाई वन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। यहां से ओमेगा टी उड़ गया, के एक्स टू माइनस एक्स वन। ध्यान से इस चीज को बहुत समझना बहुत जरूरी है। x2 माइनस x1 क्या हुआ, पाथ डिफरेंस। इस जो डिस्प्लेसमेंट किया, इस सोर्स से ये जो रे लाइट निकला, रे जो डिस्प्लेसमेंट किया, वेव जो डिस्प्लेसमेंट किया, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, जिसको कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट से भी बताते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, डिस्टेंस है, वहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज होती थी, राइट। यहां क्या है, मान लो ये 5 मीटर गया, ये 7 मीटर गया, तो 7 माइनस 5 2 मीटर, पाथ डिफरेंस हो गया। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ठीक। और ये फाई हो गया, इसको और कैसे लिख सकते हैं, k डेल x, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k डेल x। डेल x क्या है, पाथ डिफरेंस, की डेल x क्या है, पाथ डिफरेंस। नाउ राइट k 2 पाई बाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू। अब समटाइम्स आपसे पूछेगा फेज डिफरेंस निकालिए, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, चाहे इक्वेशन उसी तरह से दे दिया, वहां पर 3 5 लाइक दैट इस तरह से दे दिया, x1 x2 की जगह पर कहेगा फाइंड द फेज डिफरेंस। यहां पर करेगा क्या, के 5 के दे दिया, दूसरा दे दिया 3 के, फाइंड द फेज डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया तो वेवलेंथ निकल जाए, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा से। तो फेज डिफरेंस हम लोग यहां पर क्या फॉर्मूला आ गया, के डेल एक्स, या 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। क्लियर है, कोई डाउट यहां पर। लेकिन अभी भी खेल मेरा पेच फंसा हुआ है, AR निकालना, टारगेट तो अभी AR पर है। हाँ, ये तो समझ में आया कि फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब इस चीज को यहां तक यदि आप समझ गए तो इट्स ओके, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यदि यहां तक डाउट है तभी पूछ लीजिए, तब मैं मिटाता हूं, ठीक है, ओके है। यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं, फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू के डेल एक्स। अब AR निकालना है, इसको ध्यान से, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, समझना वेरी टफ, ठीक है बेटे। बुक्स में इसको समझना बहुत टफ है, बहुत डेरिवेशन उल्टा सीधा करके दिया। आई विल ट्राई टू सॉल्व, आपको आसान ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हो गया मिट, चलें। आप ध्यान से इसको, इस स्टेप को समझिएगा, बुक्स के हिसाब से चलेगा तो बहुत परेशानी में पड़िएगा, बहुत लंबा डेरिवेशन दिए हुए हैं। मेरे को क्या निकालना, दिमाग में ये सेट रहना चाहिए, AR रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। हाँ, ये तो समझ में आया था कि ठीक है भाई, कि फेज डिफरेंस निकालना। अब इस फेज डिफरेंस को यूज करते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। मान लो ये सोर्स जो है S1 जो सोर्स है, S1 सोर्स जो है,
इसका मान लो फेज डिफरेंस मैंने इस वेव को इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जिसका फेज डिफरेंस क्या है, फेज क्या है ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ये फेज को रिप्रेजेंट मैंने किया S1 सोर्स का। S2 सोर्स क्या है, फेज डिफरेंस, फेज उसका ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डेल एक्स ज्यादा है, x2 कितना ज्यादा है, ये 5 है, ये 2 है, 5 माइनस 2 डेल एक्स 3, इससे 3 मोर। वी कैन से दैट कि जो सेकेंड वेव है उसका फेज कितना ज्यादा है, डेल एक्स ज्यादा है, चाहे 5 ज्यादा है, ये डेल एक्स क्या हो गया, ये फेज डिफरेंस निकाल लेना दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये पहला वेव का फेज रिप्रेजेंट किया, दूसरे वेव का S2 सीधा कर देते हैं, ये हो गया S2। ये एंगल क्या बताएगा, फाई, ये 30 डिग्री है, इस तरह से इसको समझो ध्यान से। ये मान लो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, ये 50 डिग्री दिया हुआ एंगल के टर्म, तो ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट किया, दूसरा को रिप्रेजेंट करना हुआ क्या होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री का डिफरेंस है फेज डिफरेंस, डेल फाई, डेल इसको डेल फाई से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेल मींस चेंज इन फेज डिफरेंस, डेल फाई ही रखो, फेज डिफरेंस वहां पर डेल फाई करना, क्योंकि फाई का मतलब हो गया फेज, डेल फाई मींस चेंज इन फेज डिफरेंस। मान लो ये 30 डिग्री है, S2 50 डिग्री है, तो कितना होगा 20 डिग्री मोर। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, मेरा आधा काम यहीं पर हो गया। अब क्या करेंगे, जो वेक्टर में हम लोग एडिशन, पैरेललोग्राम का एडिशन पढ़े थे ना, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का एडिशन जो करना रहता है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ, व्हाट यू डूइंग, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, इस तरह से ड्रॉ करते थे, राइट। ये वेक्टर, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ये यही तो AR है ना आपका, और इक्वेशन वहां पे AR का क्या आता था, रिजल्टेंट वेव का AR का स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाई, यही चीज मैंने यहां यूज कर लिया, रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ गया मेरा, AR स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई क्या है, फेज डिफरेंस, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, फाई ही रखो क्योंकि फाई यहां लिखे हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहे, फाई फेज डिफरेंस, यहां पर फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस, फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पर हम फेज डिफरेंस निकाल लिए कितना हुआ, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी निकाल लिए कितना हुआ, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी निकाल लिए कितना हुआ। अच्छा, अब ये फाई, ये जो फाई है ये आपको कितना एंगल, ये जैसे निकालना हो गया ना, ये कितना एंगल बनाया, ये थीटा, वो भी निकाल सकते हैं दो फैक्टर का। तो अभी इतना समझ लिए, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, A1 A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आपका मालूम चल गया, AR, यहां पर आप लिखते हैं AR स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, क्लियर। अच्छा, अब ये जो रिजल्टेंट वेव जो है उसका भी यदि डायरेक्शन निकालना होगा तो आराम से निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, ये एंगल, ये दे दो, ये वेक्टर क्या हो गया S2 वाला, ये एंगल आपका, ये दोनों वेक्टर है फाई, तो हम लोग इसका कंपोनेंट निकाल लेते थे, ये हो गया A2 cos फाई, A1 sin फाई, और tan थीटा इक्वल टू A1 sin फाई डिवाइडेड बाई ये आपका A1 प्लस A2 cos फाई करते हैं, उसका जब जरूरत हुआ तो यूज कर लेंगे। अभी हमें रिजल्टेंट वेव से ही
मतलब था। तो ये तो पता चला यदि कोई एक से ज्यादा वेव इंटरफेयर कर रहा है तो जो पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट रहेगा उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मालूम चला। तो उसके एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये एम्पलीट्यूड का रोल क्या है उस चीज को अंडरस्टैंड, मैंने अभी बताया ना एम्पलीट्यूड का रोल इंटेंसिटी से है। इंटेंसिटी निकालना होगा तो बता सकते हैं कितना इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, तब उसके बाद इसको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद तब हम लोग आएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी से भी पहले थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि कोहेरेंट वेव के लिए सेम फ्रीक्वेंसी क्यों होना चाहिए। ये बहुत लोग गोल करते हैं यहां पर कि मैंने कहा दो सोर्स है, दोनों कोहेरेंट हैं, इसका कॉन्सेप्ट को यंग्स डबल स्लिट में यूज करेंगे। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होना चाहिए। अभी हमने क्या देखा कि फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ पाथ डिफरेंस से हो जाएगा काम, पाथ डिफरेंस से मेरा काम हो जाएगा। यही फेज डिफरेंस यहां पर तो सब मालूम ही है, A1 मालूम ही है, A2 मालूम ही है, A1 A2 भी मालूम ही है, राइट। सिर्फ फेज डिफरेंस निकाल के यहां वैल्यू रख देना। फेज डिफरेंस इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव के लिए कौन डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर है, फाई। और फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल एक्स पे। कब, जब सेम फ्रीक्वेंसी लिए हैं तब। यदि सेम फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं तब क्या हो रहा, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि ये चीजें अभी बता दूंगा मैं, तो यंग्स डबल स्लिट में मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं क्या बताने क्या जा रहा हूं, व्हाट इज द कोहेरेंट। कोहेरेंट का में सेम फ्रीक्वेंसी क्यों लेते हैं, व्हाई वी आर टेकिंग सेम फ्रीक्वेंसी, क्या जरूरत है। एज्यूम करिए यही दोनों सोर्स है, मैंने सेम फ्रीक्वेंसी नहीं लिया, मैंने क्या किया कंडीशन कि दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी नहीं लिया। जैसे मेरी वॉइस और अमित की वॉइस, दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी, राइट। यही बात हो रहा। सेम फ्रीक्वेंसी कब होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब दोनों का वॉइस एक जैसा सुनाई देगा। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ, सेम फ्रीक्वेंसी मींस वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा तो वॉइस भी सेम रहेगा। जैसे लोग कहते हैं ना सेम वॉइस निकालता है, तो क्या करता, वही फ्रीक्वेंसी पे टोन करता अपना वोकल कॉर्ड। तो कोहेरेंट का मतलब इंपैक्ट तो आपको समझ में आ गया कि कैन नॉट डिफरेंशिएट द वॉइस। यदि एक ही जैसा फ्रीक्वेंसी दोनों को हो जाए तो आप वॉइस डिफरेंशिएट की कौशल बोल रहे हैं कि अमित बोल रहा है, कैन नॉट डिफरेंशिएट। ठीक है, ड्रॉबैक भी है, फायदा भी है। फायदा क्या होगा, आवाज जोर से जाएगा। फायदा क्या होगा, आवाज जोर से जाएगा, दूर तक जाएगा। नुकसान क्या है, मैं नहीं भी हूं, मेरी वॉइस निकाल कर किसी को डबल क्रॉस कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर समझना कोहेरेंट का मतलब तो आपको समझ में आया। लेकिन अब डिफरेंट क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो होगा प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि सेम होना चाहिए। अब यहां पर उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, फिजिक्स में है मैथमेटिक्स, हाउ टू, आप मैथमेटिक्स से इसको कैसे जस्टिफाई कि मान लिया मैंने दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले लिया, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और देखते हैं अब खेला क्या हो रहा है। देखिए मैंने क्या लिया, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग कंसीडर कर लिया, इक्वेशन में चेंज आ जाएंगे। ये ओमेगा 1 यहां हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा 1t प्लस के x1। इसका इक्वेशन क्या होगा, ओमेगा 2t प्लस के x2। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, क्योंकि सारा खेल तो फेज डिफरेंस से ही है, यही तो निकालना है। यदि ये एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया,
ज्यादा होने का मतलब, मैक्सिमम होने का मतलब वो पॉइंट उस पोजीशन पर वो डार्क शो करेगा। मैंने क्या बताया, एम्पलीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब किसी पोजीशन पे, जैसे कलर, क्योंकि कलर के ब्राइटनेस के टर्म में हम लोग समझेंगे, तो उस पॉइंट पर स्पॉट जो बनेगा जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर क्या होगा, डार्क यानी ब्राइट शो करेगा। जहां मिनिमम होगा वहां पर ब्राइट शो नहीं करेगा, डार्क शो करेगा, राइट। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिया, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेने का व्हाट इज द फेज डिफरेंस, क्या यार देखो, ओमेगा 2t प्लस के x2 माइनस ओमेगा 1t प्लस के x1, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ले लिया। यहां पर क्या हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस के x2 माइनस x1। पहले जो डेरिवेशन हम मैंने किया था फेज डिफरेंस निकालने के लिए, वहां पर मैंने ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम रखा था, जिसके कारण फेज डिफरेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस। इसका फायदा क्या है, सेम जैसे कैसे बताया, वॉइस दूर तक पहुंचाना। यदि ये मान लीजिए दोनों सेम नहीं है, ये सेम यदि रहते तो क्या होता, फेज जो है आपका सिर्फ पाथ डिफरेंस पे, जैसे ये मान लो S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, तो इस पॉइंट पर मान लो कि ये ब्राइट होगा कि डार्क होगा, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, यदि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहने पर पाथ डिफरेंस पर। यहां पर ब्राइट बनेगा कि आपका डार्क बनेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाई डेल एक्स। यानी ए मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ये पाई से डिसाइड होगा ना, फेज डिफरेंस से ही डिसाइड होगा ना। कॉस पाई का वैल्यू 1 होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा, कॉस पाई का वैल्यू 0 होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड देगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड कॉस पाई का 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा। कॉस पाई 1 कब होगा, कॉस 0 डिग्री एंगल पर, 2 पाई पर होगा। तो इट मींस जब सेम फ्रीक्वेंसी था तो हम क्या देखे थे कि सिर्फ पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और इंपैक्ट क्या बनेगा, यानी एम्पलीट्यूड ही तो सारा खेल है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो यहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा, लेकिन ध्यान देने के मतलब है, ध्यान देना है, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लेते हैं तब क्या होगा इस पॉइंट पर। अब देखिए, फेज डिफरेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फेज पाथ डिफरेंस। यानी टाइम का, यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, किसी समय ब्राइट होगा, किसी समय डार्क, जैसे भुकभक लाइट करता है ना दीपावली वाला। यानी सेम पॉइंट पर क्या हो रहा है, कभी ब्राइट कभी डार्क, ब्राइट डार्क, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फेज डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। t इक्वल टू 0 पे ब्राइट, t इक्वल टू 1 पे डार्क, t इक्वल टू 3 पे फिर ब्राइट, t इक्वल टू 4 पे फिर ब्राइट डार्क। यानी एक पॉइंट पर ब्राइट डार्क ब्राइट ये होते रहेगा। दैट तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि भाई वहां पर क्या है, ब्राइट होगा कि डार्क होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। यदि डिफरेंट रहने के कारण, यदि ये डिफरेंट नहीं रहेगा तब क्या होगा, सिर्फ पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, टाइम से लेना। हमें यदि ये ब्राइट शो किया तो हमेशा ब्राइट ही शो करेगा। इफ यू आर टेकिंग फ्रीक्वेंसी सेम, देन व्हाट हैपेंस, दिस फैक्टर 0। तो इस पोजीशन पर यानी सिर्फ पाथ डिफरेंस पे डिपेंड किया ना, पाथ डिफरेंस के कारण मान लीजिए ब्राइट शो कर रहा है तो क्या होगा, हर समय वो ब्राइट ही शो करेगा। यदि डार्क शो कर रहा है तो हमेशा डार्क ही शो करेगा, क्योंकि टाइम पर इंडिपेंडेंट है, टाइम फैक्टर तो रहा नहीं ये फैक्टर। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेने के कारण क्या हो गया, टाइम इज ऑल्सो अनदर फैक्टर इंक्लूडेड। यानी इस पॉइंट पे क्या होगा कि पोजीशन पर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, जैसे स्विच बॉल भुकभक करते रहता है, टाइम के हिसाब से वो सेट रहता है। तो इट मींस कोहेरेंट डिटेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, तभी तो बताएंगे कि उस स्पॉट पर ब्राइट बन रहा है कि डार्क बन रहा है।
समझ में आया बेटे? अब किसी पॉइंट पर वॉइस तेज है कि कम हुआ है, उसके लिए क्या होना चाहिए? कोहेरेंट सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब ये पाथ डिफरेंस अलग हो गया, यहां पर पोजीशन चेंज कर दिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पर डार्क बना, तो पाथ डिफरेंस के कारण ब्राइट डार्क हो रहा। लेकिन यदि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखिएगा तो हर पॉइंट पर आप ब्राइट, आपसे पूछे किस पॉइंट पर ब्राइट है, किस पॉइंट पर डार्क है, यू कैन नॉट से, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? इसीलिए कोहेरेंट सोर्स के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यदि आप डिफरेंट लेते हो तो यू कैन नॉट से एट दैट पॉइंट आपका ब्राइट अकर। अब यहां पर क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी मिनिमम हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड चेंजेज होने का मतलब ब्राइटनेस भी चेंज हो रहा है। तो हम तो बता ही नहीं सकते इस पोजीशन पर क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है। इसलिए कोहेरेंट के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब चले इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी नेक्स्ट टर्म, अब इंटेंसिटी क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी? जैसे बोलते हैं ना इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी वहां पर किसी वॉइस वेव का इंटेंसिटी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, डम डम आवाज कर रहा है। इंटेंसिटी कम है उस, यानी वाइब्रेशन कम है। कलर के टर्म में समझेंगे, किसी किसी कलर का इंटेंसिटी ज्यादा है, उस कलर का ब्राइटनेस ज्यादा है। कलर के टर्म में कहेंगे इंटेंसिटी कम है तो ब्राइटनेस उसका कम है। यही मीनिंग होता है। ये लेमैन जैसा बातें जो हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो सोचे भाई किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो है आपका I इक्वल टू 2 πf एम्पलीट्यूड स्क्वायर रो भी। अब इसको समझते हैं क्या है। इंटेंसिटी क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। रो क्या हो गया? मीडियम का डेंसिटी। और भी क्या हो गया? वेव का वेलोसिटी। अब यहां ध्यान से समझो, सेम मीडियम हम रखे हैं, वेव मीडियम चेंज नहीं किए। सेम मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द वेव कितना भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, सारे का स्पीड क्या होगा? सेम रहेगा। हम लोग पढ़े थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तभी तो स्पीड चेंज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्टिंग में हम लोग डिफाइन ही किए थे, स्पीड से ही डिसाइड होता है। यदि सेम मीडियम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, सारे वेव का क्या होगा? वेलोसिटी सेम। तो यदि हम इफ आई एम टेकिंग सेम मीडियम, यदि हम सेम मीडियम कंसीडर करते हैं तो उसके कारण क्या हो गया? वेलोसिटी सेम, सारे वेव का, जितने वेव मिलेंगे एक दूसरे से। दूसरा, रो भी सेम हो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रो भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। कोहेरेंट यदि हम लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी सबका सेम लेना पड़ेगा। कोहेरेंट लेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कोहेरेंट लेना मजबूरी है, आपको समझ में आ गया। यदि सेम फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे तो हम एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे कि कब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, कब मिनिमम एम्पलीट्यूड है, किसी भी एक फिक्स लोकेशन पर। इसलिए कोहेरेंट सोर्स लेना इंपॉर्टेंट है, तभी लाइट का एनालिसिस आप कर सकते हो वेव का। नहीं होना तो अभी समझे हम लोग क्या समस्या आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी भी, थर्ड टर्म भी ऑल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा ये भी। तो हम क्या देख रहे हैं इस इंटेंसिटी टर्म में?
पाई कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, v वेलोसिटी। कंडीशन सेम मीडियम, सेम मीडियम यदि रहेगा तभी ये सारे फैक्टर और ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड किया? एम्पलीट्यूड पर। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड की बात करें, चाहे सिंगल वेव यदि पूछेगा तो सिंगल वेव के एम्पलीट्यूड पर, इसके स्क्वायर पर। तो इंटेंसिटी क्या है? क्या हो गया इंटेंसिटी? ये सारे को कांस्टेंट मान लेते हैं या के नॉट मान लेते हैं, जो भी मान लो, के स्क्वायर। इंटेंसिटी क्या क्या आ गया? इंटेंसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। एम्पलीट्यूड यदि दिया रहेगा तो आपको कहेगा फाइंड दी इंटेंसिटी, आप निकाल सकते हो यदि वो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू दिया रहे। अब अपना जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अभी निकाले दो वेव के कारण, क्या आया था फॉर्मूला? ए आर का स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A2, याद करना ये आसान है, दो वेक्टर का एडिशन है। A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाई। अब इस एम्पलीट्यूड को यदि इंटेंसिटी के टर्म में हम रिजल्टेंट, जैसे ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, उसी तरह से आई आर मैं निकालना चाह रहा हूं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दो वेव के मिलने के कारण उस पार्टिकल पर। तो क्या होगा फॉर्मूला? ध्यान से देखो यहीं पर, ये क्या है? I इक्वल टू के नॉट ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर क्या हो गया बेटे? वी कैन राइट I अपॉन के नॉट, लिख सकते हैं। अब जहां जहां एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, इस फॉर्म में इंटेंसिटी के टर्म में इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। अब जैसे ए आर स्क्वायर है, व्हाट यू कैन राइट आई आर स्क्वायर अपॉन के नॉट। कोई दिक्कत? राइट हैंड साइड में आ जाओ, ये A1 है तो I1 मान लीजिए, पहला वेव का इंटेंसिटी I1 है, तो स्क्वायर नहीं, हाँ, आई आर अपॉन के नॉट, I1 अपॉन के नॉट, I2 अपॉन के नॉट प्लस 2 I1 I2 I1 I2, नीचे में भी। अब देखो एक रहेगा तो क्या होगा? A1 यदि निकालना, वहां A1 है ना, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट I अपॉन के नॉट। A इक्वल टू स्क्वायर रूट I अपॉन के नॉट। यहां पर क्या है? A1 A2 है, तो वी कैन राइट I1 I2 रूट के हो जाएगा, और यहां पर cos फाई। के उड़ा देते हैं, सब जगह के नॉट डिनोमिनेटर में है। What is the equation of resultant intensity? IR equal to I1 plus I2 plus 2I1 I2 cos phi। अब क्वेश्चन कैसे देगा? इसमें एम्पलीट्यूड दे देगा आपको दोनों वेव का, फाई दे देगा, कहेगा फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। चाहे I1 I2 दे देगा, दो वेव का है, इंटेंसिटी दिया रहेगा, और कहेगा फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस भी दिया रहेगा। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। क्लियर, समझ में आया बेटे? तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गए, याद करने आसान है। इंटेंसिटी इक्वल टू के नॉट ए स्क्वायर, कुछ भी कांस्टेंट रख लो, जो रखना है अपने मर्जी से, ठीक। इतना क्लियर? और थोड़ा सा और 15 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस चीज को समझ लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं, क्लियर? नीट का नोटिफिकेशन आया है, मालूम चल गया है, अमन व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं।
टोटल क्वेश्चन 180, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 बायो। इस बार कोई ऑप्शंस नहीं, कोई चॉइस नहीं, स्कोरिंग डाउन जाएगा। पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने के कारण 720 720 उठते थे, अब स्टूडेंट के लिए अच्छा हो जाएगा। स्कोरिंग डाउन करने के कारण क्या होगा कि सारे बच्चों के लिए फायदा हुआ, ऐसे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो इस बार अब पहले जैसा जो 4 साल पहले जो स्थिति था कोरोना से पहले, उसी पैटर्न पे फॉलोअप चालू हो गया। तो पहले भी देखो, अब मेहनत करो आप लोग, एग्जाम देकर, बोर्ड एग्जाम देकर, और जितने जी जान से मेहनत करो। ठीक है बेटे, चले आ जाए कम टू पॉइंट। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है। तो एक साइड कंस्ट्रक्टिव लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्लियर है ना, मिलना जुलना तो एकदम इसमें ट्रेंड हो तुम लोग सारे लोग। डिस्ट्रक्टिव हाँ, तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में क्या क्या दोनों का मीनिंग है। वो चीजें समझ गए तो आप अपने आप सब लिख लोगे। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव वर्क, देखो फिजिक्स में क्या है ना, रटने की नहीं, सारा कहानी इसके वर्ड में ही छिपा रहता है, बस उसको थोड़ा सा विजुलाइज करना है। कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव वर्क, दो आदमी मिलकर कोई अच्छा काम। डिस्ट्रक्टिव मीन्स दो आदमी मिलकर नुकसान, गप मारते रहोगे पढ़ाई कुछ नहीं होगा, गप करते रहोगे 3 घंटा बैठे रहोगे, रिजल्टेंट 0। अब गप यदि आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव। अब फालतू के बाहर की बातें कर रहे हो, 3 घंटा बैठे, टाइम भी बर्बाद, आउटपुट 0, डिस्ट्रक्टिव। तो सेम चीज यहां भी कुछ होगा, इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस होने के कारण कंस्ट्रक्टिव वर्क गुड वर्क, और इंटरफेरेंस के कारण बैड वर्क। गुड वर्क क्या होगा, दोनों का जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, दोनों वेव जब, किसका, वेव का नहीं, वो पार्टिकल का, पार्टिकल पे सारा खेला हो रहा है ना। दो वेव क्या करें, उस पार्टिकल को नचा रहे हैं, अपने थोड़े नच रहे हैं, पार्टिकल को ऊपर नीचे नचा रहे हैं, अपने तो जो टास्क करेक्टर वो तो एज यूजुअल है। तो उस पार्टिकल का जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या इंटेंसिटी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि I इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। यदि A मैक्सिमम होगा तो I भी मैक्सिमम होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, पहला चीज। तो AR मैक्सिमम होगा, फिर IR भी मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब मैक्सिमम के लिए व्हाट इज द कंडीशन, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए क्या है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला लिखिए फिर से, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सेकेंड पॉइंट, AR स्क्वायर, अभी देखे थे ना, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2A1 A2 cos फाई। याद कहीं कुछ नहीं करना है, समझे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब AR का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना, इट मींस cos फाई का वैल्यू 1। AR मैक्सिमम करने के लिए क्या चाहिए, cos फाई का वैल्यू 1, और cos फाई का वैल्यू 1 कब कब होगा, ध्यान से देखो, ये तो अब तो मैथमेटिक्स हो गया। cos 0 1, 0 डिग्री पर, cos 2 पाई 2 पाई पे होगा। ठीक है, इसी तरह से सीक्वेंस बढ़ते चला जाएगा, 4 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, डैश डैश। क्लियर, कोई डाउट नहीं। यदि इसको जनरलाइज वाला याद करने की जरूरत नहीं, खाली समझ लीजिए, खाली समझ लीजिए। तो यहां जनरलाइज के टर्म में क्या हो गया,
2n पाई भी हम लिख सकते हैं। 0 cos पाई कब होगा 0 डिग्री पे 1, 2 पाई। यदि भूल जाते हैं तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लीजिए ना, वो भी रटने की जरूरत नहीं है। cos पाई का ग्राफ हो गया, cos थीटा का ग्राफ हो गया। 0 डिग्री पे देखो मैक्सिमम देता है, फिर 2 पाई पे देगा, फिर देखो ये 4 पाई पे देगा, ठीक है ना। ये 4 पाई यहां बीच में आ जाएगा, बीच में, सॉरी, इस तरह से। तो जनरलाइज किया आ गया, फाई इक्वल टू 2n पाई, n इक्वल टू 0 से चालू, 0 करेंगे तो 0 डिग्री, n इक्वल टू 1 रखेंगे 2 पाई। फिर उसके बाद नहीं, यहां काम गड़बड़ जा रहा है, तो 3 रखने पर नहीं देगा, 4 पाई गायब हो जा रहा है, नहीं आप हो जा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, n 0 रखने पर 0 डिग्री, n 1 रखने पर 2 पाई, n इक्वल टू 2 पर 4 पाई, सही है, राइट है। इसको चेक कर, रटना नहीं है, रटिएगा तो मामला गड़बड़, मेरे लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझाना इतना सब बेकार हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, लाइक दैट, या वी कैन से 2n पाई। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट इसी के एनालॉगस से बुढ़ा कर लेंगे। तो ये हो गया भाई, व्हाट इज द फेज डिफरेंस फॉर मैक्सिमम, 2n पाई होना चाहिए। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, आराम से निकाल लेंगे, निकाले है ना। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k डेल x, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, या पाई रखिए, पाई इक्वल टू k डेल x। अब आराम से निकाल सकते हैं, पाई का वैल्यू 2n पाई इधर रख दीजिए, और यहां पर k की जगह पर 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। ये देखो 2 पाई उड़ गया। व्हाट इज डेल एक्स, डेल एक्स आ गया, डेल एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा या एम लैम्डा जो रखिए। तो एन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, रटने की कोई जरूरत नहीं। आपसे पूछे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, ये देखो एक मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ध्यान से। ये स्टेट मान लो, इस तरह से थोड़ा सा आसान है। कब कब हो रहा है, वेवलेंथ के टर्म में देखें, 0 पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर लैम्डा पर, ये लेंथ लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, राइट। सिमेट्रिक उसी तरह से नीचे आ गया, माइनस नहीं जाते, सिमेट्रिक में लिख देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, रखने की कोई जरूरत नहीं, कब क्या हो रहा है। यदि आपसे पूछेगी सेकेंड मैक्सिमा कब होगा, किस वेवलेंथ पर, 2 लैम्डा पर। फर्स्ट किस पर हो रहा है, जब पाथ डिफरेंस 0। फिर सेकंड, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमम लैम्डा पर, सेकंड मैक्सिमम 2 लैम्डा पर, फिर 3 लैम्डा। ये सारे पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहे हैं वेवलेंथ, क्योंकि हमको वेवलेंथ के टर्म में बताना है। ये पोजीशन में वेवलेंथ क्या देगा, पोजीशन। 2 वेव आई, यहां मिलेंगे तो मैक्सिमम देगा, यहां मिलेंगे तब मैक्सिमम देगा। पाथ डिफरेंस, यहां मिलेंगे तब मैक्सिमम देगा। वेवलेंथ क्या बताता, पाथ डिफरेंस। लैम्डा मीटर में मेजर करते हैं ना, समझ गए बेटे। जो यहां से भी आ रहा है, उसी चीज को मैं यहां आपको रटने से बचाने का उपाय बता रहा हूं, ठीक। अब इसी के इधर एनालॉजी आएगी, अब खेला। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ए आर मिनिमम होना चाहिए, आई आर मिनिमम होना चाहिए। कंडीशन, मिनिमम होने के लिए cos फाई 0, cos फाई 0, मिनिमम होने के लिए cos फाई 0, cos फाई 0 कर दिए। 0 कब कब होगा, 90 डिग्री पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा। ये देखो यहां से, ये 0 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री पे यहां 0 है, पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, लाइक दैट।
तो पाई इक्वल टू 0 डिग्री 3 पाई बाय 2 लाइक डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसी को जनरलाइज यदि करना हो तो कैसे करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, पाई बाय 2 से चालू करेंगे, पाई बाय 2 से, सॉरी सॉरी से, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, यहां पर 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। तो पाई ऐड कर दो ना इसमें, हाफ सेकंड, पाई बाय 2 में पाई ऐड कर दो, फिर उसके बाद 0 जाना है, फिर पाई ऐड कर दो 3 पाई बाय 2 में, फिर पाई। देखो कैसे हो रहा है, पाई बाय 2 से चालू किए, क्या है ये पाई बाय 2, ये साइकिल फिर कहां रिपीट होगा? पाई के बाद। तो पाई बाय 2 में पाई ऐड कर दो 3 पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 में पाई ऐड कर दो। सेम इसी तरह से यहां भी हो रहा है। ठीक है, यहां देखो 0 डिग्री हो गया, कहां मिला? फिर 2 पाई, फिर कब रिपीट होगा? 2 पाई। ये देखिए कब रिपीट हो रहा है। क्लियर? ठीक है, 0 3 पाई बाय 2 लाइक दैट। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? गड़बड़ जा रहा है, गड़बड़, मैं सॉरी सॉरी, गड़बड़ डायग्राम यहां मैं कुछ गड़बड़ बनाया हूं, गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटे। 0 डिग्री पे मैक्सिमम कॉस पाई बाय 2, कॉस नहीं नहीं नहीं, कॉस पाई बाय 2 0 ना, साइन पाई बाय 2, हाँ हाँ जी, इंफिनिटी तो 10 में आ जाता है मेरे भाई, तुम लोग मेरे को भी कंफ्यूजन कर देगा। हाँ चलो, ये देखो इसी तरह का डायग्राम है, डायग्राम इसी तरह का है। अब देखो कहीं भी याद करने के नहीं, मेरे को पता है डायग्राम इस तरह का होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। 0 डिग्री पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, पाई बाय 2 के बाद फिर ये कॉस 0, फिर कॉस ये 2 पाई हो गया। ठीक है, कॉस 2 पाई पर निगेटिव में आ गया। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, और फिर 2 पाई के बाद ये पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो इसमें कितना दे दिया? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो 2 2 4 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 लाइक दैट। इस तरह से चल रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? सही है। तो कहां कहां हम लोग देख लिए? पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 में ये साइकिल पाई बाय 2 से ऐड करेंगे तो ये आएगा कितने बेटे? थोड़ा गड़बड़ जा रहा है क्या यहां पर? ये पाई बाय 2 हो गया, ये साइकिल पाई, पाई एंगल होगा ना? 3 पाई बाय 2 कितना एंगल हो जाएगा? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड नॉट, ये हो गया ना 90 इंटू 3 270, 270 हो जाएगा ना? तो पाई बाय 2 पे 0 हो गया। ठीक है, पाई बाय 2 के बाद cos 2 पाई पे 1 हो जाता है, फिर ये 1 हो गया। ठीक है, यहां पर नहीं नहीं, हाँ इसके बाद ये 0 फिर 3 पाई बाय 2 पे, हाँ 3 पाई बाय 2, ये 90 डिग्री ऐड हो गया, फिर 90 डिग्री, हाँ 3 पाई बाय 2, हाँ ये ठीक है। और फिर ये पाई बाय 2 ऐड करेगा तो यहाँ फिर मैक्सिमम ये चला जाएगा। हाँ इस तरह से ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको सेट कर ले हम लोग। ये क्या है? cos फाई 0 करना है, तो 0 कब कब हो रहा? पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 मैं सही लिखा हूं। ठीक है, क्लियर? तो क्या होना चाहिए? cos फाई 0 होना चाहिए, कब कब हो गया? पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे। अच्छा, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस क्या होगा उसको देख ले हम लोग। अच्छा, इसको जनरलाइज टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हाँ नहीं, ये गड़बड़ है, ये पाई, ये पाई यहां जाएगा 2 पाई, ये 2 पाई यहां जाएगा। हाँ यहाँ पर पाई होगा, सॉरी, कॉस पाई का मतलब -1, कॉस पाई का मतलब -1। ठीक है, अब सही आ गया। 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। ठीक, सीक्वेंस है, कॉस पाई का वैल्यू -1 भी होता है। जनरलाइज टर्म में कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे फाई को? ये पाई क्या हो गया? पाई इक्वल टू पाई बाय 2 पहले लाना है तो वी कैन राइट 2n + 1 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, कोई 2n - 1 भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। देखो दोनों में सेम चीज है, ध्यान देना है बुक्स में। यदि 2n + 1 पाई बाय 2 मैं लिखता हूं
तो n का वैल्यू क्या होगा, यहां पहला क्या चाहिए π/2, n 0 पुट करो, π/2 आ जाएगा। ठीक है, समवेयर ऐसे भी कोई लिखता है 2n-1, ये सारा मैथमेटिक्स का खेल है, π/2 कोई लिखा है। यहां पर क्या होगा, π/2 लेना है, n = 1, यहां 0 से चालू करेंगे, यहां n = 1 से चालू करेंगे, n = 1 से चालू करेंगे, 2 - 1 1। तो इसके लिए घबराना नहीं है, कहीं सारी ये 2n-1 दे दिया, कंफ्यूजन हो गया। चलो उतना तो जाना का नहीं है। तो जनरलाइज क्या आ गया, 2n+1 π/2। ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, थर्ड पॉइंट, फॉर्मूला क्या है, पाथ फेज डिफरेंस इक्वल टू k del x। फाई मालूम है, del x निकाल लेते हैं। del x क्या हो गया, del x k रखे इधर 2n+1 π/2, यहां पर 2π/λ लिख दो बेटे, और कटम कुटम मारो पहले तो। ये क्या आ गया, पाई उड़ गया, पाई उड़ गया, ठीक है ना। उधर del x कितना आ गया अपना, तो कैलकुलेशन देखना, तो 2π/λ रखे हैं, तो पाई उड़ गया, तो del x = λ उधर मल्टीप्लाई करते हैं, del x = 2n+1 λ डिवाइडेड बाई 2 to 4, 2 to 4, ठीक है ना। अब यहां पर अब क्या देखना है, ध्यान से अब देखो, मैक्सिमम कहां हुआ था, 0 पर, लैम्डा पर, 2 लैम्डा पर, 3 लैम्डा पर हुआ, मिनिमा इसके बीच में λ/2 पर, और फिर इसके बीच में क्या गया, 3 λ/2, 5 λ/, यहां पर देख लो 2 λ और 3 λ के बीच में क्या आ जाएगा, ये 0 to λ/2, λ/2, 3 λ/2, ये क्या 3 to 5, 5/2 यानी 5 λ/2। मैक्सिमम कहां 0 पर, लैम्डा पर, 2 लैम्डा पर, 3 लैम्डा पर, 4 लैम्डा पर। मिनिमा बीच में आ जाओ, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये 2n 10 इतना खेला नहीं करना है। आपसे कोई पूछा सेकंड, आपसे पूछा भाई सेकंड मिनिमा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, 3 λ/2 पर। अब कौन n+n+2 करते करते दिमाग चकरा जाएगा। उतना टाइम कहां, 1 मिनट टाइम है। हाँ, लेकिन डिफरेंस के लिए जानना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में नंबर लेना है ना, नंबर लेना है तो उसको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए ये लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नीट के लिए इतना भेजा दिमाग नहीं खराब करना, चाहे इतना में 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, लाइन से बाहर हो जाएंगे। तो समरी अब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी कंडीशन आप अपने आप निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं, cos फाई का वैल्यू 1 रख देना है, और मिनिमम के लिए ये कंडीशंस, ठीक है। आज यहीं पर लेक्चर्स को एंड करते हैं हम लोग, कल फिर इसके जो बाकी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसको करके इसका डिफ्रैक्शन चालू कर लेंगे।